मेरी समझ में एक ऐसा टॉपिक है जो आप में से हर एक की लाइफ से कनेक्ट करेगा, हर एक की लाइफ से, और आप स्पेशली आपकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इन्वॉल्व होइएगा, पार्टिसिपेट करिएगा खूब सारा, ताकि हमें आइडिया लगे और हम आपसे कुछ चीजें इस बारे में डिस्कस भी कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अ, आपकी यादों में लेके चलता हूँ। और क्या आपको आपका वो एक्सपीरियंस याद है जब आपने फर्स्ट टाइम कहीं पे 2 5 10 20 50 100 200 500 लोगों के सामने खड़े होके बात किया था स्टेज से? आपको वो अपना एक्सपीरियंस याद है? कोई शेयर करना चाहेगा कैसा गया था, कैसा अनुभव किया था आपने उस एक्सपीरियंस में जब आपको पहली बार स्टेज पे जाने का मौका मिला था? या फिर बोल, मैं उस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ जिसमें आप सोलो थे, है ना? उस एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें 11 लोग प्रार्थना गाने जाते थे स्कूल में। वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं शुरू शुरू में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं भी उन प्रार्थना, सोचो मैं प्रार्थना के लिए जाता था, अगर मेरी आवाज सुन ले तो भगवान किसी की प्रार्थना स्वीकार ना करे। लेकिन जो है, फिर भी मैं उनके सामने कि इस चक्कर में कि कम से कम जो है खड़े होने का तो मौका मिल रहा है। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा जहां आप फर्स्ट टाइम गए थे, सोलो गए थे, आपका वो अनुभव कैसा रहा? प्रोफेसर जी से पूछते हैं। जी सुची मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप? ठीक है सर। जी, कैसा रहा था आपका अनुभव? बहुत ही मतलब कहना चाहिए डर वाला था सर। एक्चुअली जब मैं एमएससी कर रही थी सर, तो मैंने सेमिनार दिया था। उस सेमिनार में खड़े होके बोलना, मतलब बार बार माइक के सामने जा रहे थे और माइक पकड़ पकड़ जैसा लगा माइक पकड़ भी पाऊंगी कि नहीं पकड़ पाऊंगी। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा डर वाला था। लेकिन फिर बाद में वो रिलैक्स हो गया, लेकिन शुरुआत में बहुत डर डर लगी बहुत थी। बहुत डर लगा। और अभी तो आप क्योंकि प्रोफेसर हैं तो पढ़ाती हैं, तो दिन भर बच्चों के सामने हाँ ही रहना नहीं, होता है। अब तो सर वो मुझे एक पैशन होता है ना, कि मुझे शौक है एंकरिंग हम्म। करने का या फिर बोलने का, सेमिनार में प्रेजेंटेशन देने का। तो वो अब तो हैबिचुअल हो गया। ठीक है, लेकिन पहले वाले में बहुत घबराए थे आप। बहुत हम्म। बहुत सर। ओके ओके, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। विपिन सर, आपका तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ क्या हुआ होगा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ, 3 दिन का सेमिनार था। तो एक व्यक्ति को बुला रहे थे स्टेज पे, तो मैं तीनों दिन ही नहीं गया। जब 200-250 लोग थे, जब कोच देखता था तो मैं आंख भी नहीं मिलाता था कि मेरे को खड़ा ना कर दे। तीसरे दिन नंबर आया, भी जो लोग स्टेज पे नहीं आए अभी तक अपनी अपनी सीट पे ही खड़े हो जाओ। तो मैं भी खड़ा हुआ। तो वहीं माइक पकड़ा दिया गया सबका, मेरा नंबर भी आया। नंबर आने से पहले भी मेरे अंदर डर था, भाई कैसे होगा। और जब मेरे हाथ में माइक आया तो मेरे हाथ कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, पसीने आ रहे थे। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, आपने अपनी बात जो कहने आए थे वो कह दी थी कि ऊपर नीचे हुई? नहीं, मैं नहीं कह पाया था। तो उसने, कोच ने भी देखा भी ये नहीं कह पाया, उसने उसने फिर स्टार्ट किया, भाई आप सुबह उठे किस साइड पे थे, कितने बजे उठे, किस साइड पे उठे, फिर क्या किया, फिर क्या किया। तो लास्ट में जब मैं वहाँ सेमिनार जहाँ हो रहा था वहां तक पहुंचा, वही सारी स्टोरी में बताता गया। वो था मेरा, मैं अपनी अच्छा, बात नहीं कह पाया था। नहीं कह पाए, वो हाँ। पूछता वो पूछता गया और मैं बताता गया। ठीक। हम्म। ओके। प्रभा मैम, आपको याद है अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस? यस सर, डेफिनेटली याद है सर। बट मेरा एक्सपीरियंस तो एक जगह था, हम बचपन में थे एंड आई वाज इन द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, जो बहुत हाइट पे होता है ऑडिटोरियम, एंड ऑडियंस बहुत नीचे होती है। तो थैंकफुली ऑडियंस पे अंधेरा रहता था उस जमाने में, एक्स्ट्रा लाइट्स, फोकस लाइट्स कुछ होती नहीं थी। तो हमारा तो सर, मुझे पता ही नहीं था मैंने बोला किसको, सब बोल गई बस, ये था। बट सर सानवी डिड इट जस्ट अ वीक बैक व्हेन वी वर इन एक्स्ट्रावेगेंजा, शी वांट्स टू शेयर। हाँ सानवी, बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस गुड बच्चा? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो 2-3 वीक पहले मम्मा जब बैंगलोर गई थी तभी हुआ था ये। और क्या बोलता, हम लोग का पोएम रिसिटेशन का कंपटीशन था। फिर आंसर्स वाइज पहले मेरे को ये बोलना था क्योंकि मैं ही एमसी थी।
फिर मेरे को पहले लगा क्या भैया तो आया नहीं होगा, फिर मेरे को धक धक होने लग गया क्या मैं क्या करूं बोलकर फिर वत्सल भैया को देख लिया तो मैंने बोल दिया कुछ नहीं होगा, वत्सल भैया को देख लिया तो बुला के आज। फिर जैसे बोला नीचे आई मैं ऐसे हो गया पूरा क्या मैंने क्या बोल दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना। नहीं, मैंने और सुना था, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला आपने। थैंक यू सो मच मम्मा बेटा। ने बोला आपको भी फोटो दिया था। हाँ, देखा मैंने, आपने बहुत अच्छा बोला था। और इतनी सी एज में अभी भी जो आप बोल रहे हो ना, ये बहुत अच्छा है। अगर मुझसे उस एज में कहा जाता ना तो मैं बेड के नीचे जाके छुप जाता। अगर उस वक्त ये बोलने को भी कह दिया जाता ना कि तुम बोल के दिखाओ, तो घर में ढूंढ नहीं पाते, फिर मेरे को ऐसी जगह जाके छुपता मैं। ये लेकिन मुश्किल काम है। ठीक है, कुछ और लोगों से जानते हैं कि ये जानना अच्छा है। आप गौर से सुनिएगा सबके एक्सपीरियंस के बारे में। अतुल सर, आपका कैसा रहा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर जब मैं 6th-7th में था तो हमारे स्कूल में एक नाटक का कार्यक्रम होना था, तो उसमें सर मेरे को भी चयन किया गया कि भाई आपको भी करना है पार्ट। तो उस टाइम सर जब वो होता था, रिहर्सल होती थी, तब तो बड़े मजे से करते थे। लेकिन जब वो एंड मोमेंट पे जब टाइम आया कि भाई अब अपने को लोगों के सामने परफॉर्म करना है, तो सर दिल में ऐसा धुक धुक हो रही, नर्वसनेस हो रही, मतलब कोशिश कर रहे हैं बोलने लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकल रही। और ये लग रहा है कि पता नहीं कहीं गलत ना हो जाए, कुछ उल्टा ना बोल दें, कुछ भूल ना जाए। तो सर वो सारी चीजें बहुत एक्सपीरियंस करी थी उस टाइम। ठीक है, ओके। प्रमिला जी, आपके केस में कुछ है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अभी 3 साल पहले की बात है सर, मैं लायंस क्लब की प्रेसिडेंट हुई थी, तो मुझे प्रेसिडेंट स्पीच देना था। स्टेज पे जाके मैं भूल गई मुझे क्या बोलना है, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मुझे कुछ दिखना बंद हो गया। मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं है। ऐसा होता है, अपन बहुत सारा प्रिपेयर करके जाते हैं और वहां जो बोलते हैं, जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो ऐसा लगता है ये जो मैंने लिखा था वो तो ये है ही नहीं, ये तो मैंने कुछ नया बोल दिया। यस सर, और सही सोचो होता है। प्रेसिडेंट ऐसा ऐसा स्पीच दे रहा हो, और वो भी मतलब बच्चा तो घबराए तो समझ में आता है। जितने भी बच्चे अभी सुन रहे हैं, अगर आप घबराते हैं स्टेज पे जाने से पहले, तो देखो एक बार बड़े बड़े लोगों की भी क्या हालत हो जाती है। तो एक मैं आपको बहुत मस्त जो है कमाल के स्पीकर से बात करवाता हूँ। ये शुरू शुरू में जब स्टेज पे जाते थे तो धमाल मचा देते थे। हाँ प्रमोद सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक्सपीरियंस बचपन पे तो याद नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस है जो एक स्कूल में हुआ था और बहुत जबरदस्त हुआ। अ, वैसे मेरे को मतलब बोलने में घबराहट कमी होती है, मैं सीधा गिर जाता हूँ, है ना। तो मेरे को मैं एक बोलने स्कूल में में घबराहट कम ही होती है, मैं सीधा गिर जाता हूँ। तो मैं एक स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए गया था, और वहाँ की प्रेयर बहुत डिफरेंट थी। तो प्रेयर में देख रहा था, सब कुछ हुआ, फिर मेरा नंबर आया बोलने का। तो जैसे मैंने बोला, मेरे हाथ में माइक आया, तो पहले तो हाथ दूज रहे, फिर पैर कंट्रोल में नहीं, और थोड़ी देर बाद 2-4 बच्चों ने वोमिट कर दी। मैं ये क्या हो रहा है यार। हम आज आपको, तारीख गाइस प्रॉब्लम ये है, हम आपको ये एग्जैक्टली बता नहीं सकते उस प्रेयर में क्या हो रहा था। मैं जब भी, मतलब मेरे को इतनी हंसी आती है, मेरे आंसू आने लग जाते हैं। वो प्रेयर थोड़ी बहुत ज्यादा अजीब थी प्रमोद के लिए। और ये है कि उसमें हमें साथ जाना था, फिर किसी कारण से मैं नहीं जा पाया, तो वो प्रेजेंटेशन पूरा वो जैसे जैसे पूरा किया, फिर मैं प्रिंसिपल के पास गया कि आज मैंने क्या बोला। बोले सर मुझसे भी मत पूछो आप क्या बोला, मेरे भी हाथ पे घबराने लग गए थे उसके बाद। होता है। होता है प्रमोद सर, वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा। इसने जब घर आके, प्रमोद सर ने जब घर आके बताया हमें कि आज मैं जहाँ प्रेजेंटेशन देने गया था वो ये हुआ वहां पे, तो हम लोगों की हालत खराब हो गई हंस हंस के कि यार ये ऐसा ये अनुभव जो है, हालांकि इनके लिए थोड़ा माहौल ज्यादा टफ हो गया था पहली बार के हिसाब से। स्वाति, आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो या प्रेरणा बताना चाहती है? हाँ। मैं पहले मैं आ जाती हूँ क्योंकि वो भाभी बिजी है अभी। हाँ, ओके। तो मेरे साथ ये एक्चुअली 2 बार हुआ, एक बार स्कूल टाइमिंग में और एक बार कॉलेज टाइमिंग में। स्कूल टाइम में मतलब मेरा ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में मेरे से बिना पूछे हर में नाम आ जाता था। बस मैं एक चीज में पीछे रह जाती थी, जहां पे भी माइक हाथ में पकड़ना होता था, तो उस एक्टिविटी में मैं हमेशा गायब हो जाती थी। लेकिन एक बार है ना, स्कूल में जो एग्जीबिशंस लगती है साइंस की, तो उसके अंदर मतलब हम लोग की 3-3 लोगों की टीम बनाई थी, जिसमें मैं हमेशा मॉडल बनाने में या आर्ट्स में इन सब में मैं एकदम 100% दे देती थी। लेकिन सडनली सेम डे एग्जीबिशन वाले दिन क्या बोला उन्होंने कि तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है।
क्योंकि जिसको देना था वो तो आया नहीं था, और मेरे को बोला तुम्हें प्रेजेंटेशन देना है क्योंकि तुमने बनाया, तुम अच्छे से बता दोगी। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि प्रेजेंटेशन ही तो नहीं होता मुझसे। तो वो मेरा एक तो सबसे फर्स्ट मतलब लाइफ मतलब उस टाइम का सबसे फर्स्ट, आई थिंक मैं 9th या 10th क्लास में थी तब, वो फर्स्ट एक था जो मैंने माइक हाथ में लिया था। उससे पहले मैंने माइक हाथ में नहीं लिया था। और एक कॉलेज में हुआ था जब मैं मतलब मेरे कॉलेज में वैसे मैं प्रेसिडेंट बनी थी मेरे कल्चरल क्लब की। तो उस समय जब आप प्रेसिडेंट होते हो तो आपको स्पीच देनी होती है ऑडिटोरियम में, और सारे मैनेजमेंट और इन सब के, और मैंने बिना मतलब रेडी करे या कुछ, फिर मैंने वो सेकंड टाइम ऐसा था कि वो अनसडनली मैंने स्पीच दी थी। तो ये 2 बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा। ओके, बढ़िया, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग होगा ये सुनना, है ना, क्योंकि ये शायद मैंने इनका एक्सपीरियंस किया है। हाँ, रजनी मैम अनम्यूट करिएगा। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? सर बढ़िया हूँ। जी, बताइए प्लीज, कैसा रहा था आपका अनुभव? सर मेरा फर्स्ट है, मैं कभी ऐसे स्टेज पे गई नहीं। घर में शादी प्रोग्राम होता है ना तो स्टेज पे तो भी नहीं जाती मैं। मैंने कहा ठीक हूँ, मैं यहीं से फोटो खिंचवाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैं लाइफ स्टाइल डे में आई थी तो वहां पे मुझे माइक पकड़ा दिया स्टेज पे जाके। मेरे से किस बात नहीं हुई सर वहां पे। किसने किसने पकड़ा दिया माइक? सर आपने। अच्छा, फिर? वहां पे सर मुझे बोलना कुछ नहीं था, वो अपनी जो दिनचर्या चल रही है उसी के बारे में बताना था, लेकिन मेरे से वो भी नहीं बोला गया फर्स्ट टाइम। हम्म, ठीक है, लेकिन आपने जो भी बोला ना उसके धमाके दूर दूर तक हुए। हाँ सर। चलिए, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। तो देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी यादें होंगी उससे रिलेटेड, और मैं आपको बता दूं, मैं ठीक ठाक श्योर हूँ इस चीज के बारे में कि कोई बहुत अच्छी यादें नहीं होंगी वैसे, क्योंकि सबने ठीक ठाक ही गड़बड़ की होती है पहली बार में। जब स्टेज पे जाना होता है तो सबका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि वो डरावना होता है कुल मिला के, है ना। कोई कोई मजेदार सिचुएशन नहीं होती है, वो अपन एंजॉय नहीं कर रहे थे। आज उस पे हंसी आती होगी आपको, पर उस दिन आप अपना अगर वो दिन याद करके देखेंगे तो आप उस स्पेस में बार बार जाना नहीं चाहेंगे। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो एक तो स्टेज फियर के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा अपन बात करने वाले हैं कि एक अपन अच्छा स्पीकर कैसे बन सकते हैं, है ना। ये आर्ट ऑफ जो पब्लिक स्पीकिंग है ये कैसे कर सकते हैं। तो पहला चीज तो ये कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है, जैसे एग्जाम्पल किसी को स्विमिंग से डर लगता है तो वो स्विमिंग ना करे, क्या हो गया, है ना। किसी को किसी चीज से डर लगता है तो वो ना करे। तो ये सीखना क्यों जरूरी है। अगर किसी को डर लगता है, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको स्टेज पे जाना पसंद नहीं है, तो उससे क्यों धक्का मुक्की करनी है कि जबरदस्ती उससे किया जाए कि भाई आप जाओ स्टेज पे या ऐसा कुछ करो। तो पहला चीज तो ये समझिए कि जो मतलब ये अपने आप में एक स्किल है स्टेज पे बोलना। अगर आप इसका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए 2 लोग हैं, सेम प्रोफेशन में है, सेम पे स्केल है, और जो एक अच्छा स्पीकर है, जो स्टेज पे अच्छा बोलता है, ऐसा स्टडी में पाया गया है कि उसकी इनकम 30% ज्यादा होती है। आप सेम काम कर रहे हैं, बावजूद उसके उसकी इनकम जो है वो 30% ज्यादा अर्न करेगा। अगर आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टडी है जो दुनिया भर में की गई है, तो ये निकल के आया। तो आपके अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो उनको पब्लिक स्पीकर बनाइए, आप उनको स्टेज पे बार बार भेजिए। लेकिन मैं ये कहूंगा ये तो बहुत छोटा फायदा है, आप 30% ज्यादा अर्न करेंगे, ये छोटा फायदा है। बड़ा फायदा क्या है? एक व्यक्ति जो स्टेज से अपनी बात समझा सकता है, वो यूजुअली अपने विचारों को ठीक से रख पाता है, सीक्वेंस में रख पाता है ना। वो यूजुअली घबराता नहीं है सिचुएशन को लेके। और एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर आप स्टेज पे बोलना सीख जाते हैं तो आप स्ट्रेस को भी ठीक हैंडल कर लेते हैं। उसका एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, जो अपन थोड़ी देर में अभी समझेंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली। कि एक व्यक्ति जो स्टेज पे ठीक बोलता है, वो अपने जीवन में जब भी कभी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है तो उसको वो कंपेरेटिवली बेटर हैंडल कर पाएगा। इसका इसका बाकायदा उसकी ट्रेनिंग हो जाती है। वो ट्रेनिंग कैसे हो जाती है बिना उसको पता चले, इस बारे में भी थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पॉइंट ये है कि आज की वक्त की रिक्वायरमेंट भी है, अपन सब लोगों के लिए भी ये रिक्वायरमेंट है कि अपन स्टेज पे बात करें। और मेरी समझ में शायद ही कोई ऐसा हो जो ये बोले कि मुझे स्टेज पे जाने से डर नहीं लगता, है ना। अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है ना तो उसको क्या बोलना है? चल झूठे। क्या बोलना है उसको? क्योंकि वो सच नहीं हो सकता। अगर कोई आपको ये बोलता है मेरे लिए तो स्टेज पे जाना मतलब बहुत इजी है, मैं तो एकदम मस्त मजे करते करते जाता हूँ, ये बात सच नहीं हो सकती, इसका तय मानिए। अब यहाँ पे अपन एक बार थोड़ा सा स्टेज फियर को समझते हैं। तो स्टेज के आगे क्या क्या वर्ड है? फियर। तो फियर मतलब
कोई बताएगा मुझे फियर मतलब? स्टेज तो मतलब समझ में आया कि जब आप लोगों को फेस कर रहे हैं तब, और फियर मतलब बताइए। देखिए फियर मतलब, तमन्ना जी फियर मतलब क्या होता है? मॉर्निंग सर, डर। डर। अच्छा, फियर मतलब डर, ठीक है। थोड़ा सा चलो, ये फियर मतलब डर, ये तो समझ में आया। थोड़ा इसके आगे ममता जी इधर, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, फियर मतलब डर तो समझ में आया, इसके डर अलावा ही इसकी, होगा फियर। हाँ जी हाँ, डर डर हो गया। इस डर की कोई खास बात है? ये जो फियर है, फियर का अगर कोई 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 बताना चाहे कि फियर की कोई खास बात बताना चाहे, मुदिता जी। आई थिंक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों का डर। Lack What of will people self confidence. what will Lack of self confidence, मतलब स्टेज पे जाते वक्त तो इसका मतलब सभी में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ही जाता है इसका मतलब। चलो सुनील जी हैंड रेज कर रहे हैं, शायद उनके पास में आंसर है। हाँ सुनील जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर। सर ऐसा डर जो हर बार फ्रिक्वेंट टाइम के बाद में आता रहे सेम सिचुएशन में। ऐसा डर जो हर बार फ्रीक्वेंट टाइम पे फ्रीक्वेंटली आता रहे सेम सिचुएशन में, ठीक है। प्रदीप सर। सर बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को प्री जज करना शुरू कर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो प्री जजिंग जो है एक वो इसमें शामिल हो गया। प्री जजिंग इसमें शामिल हो गया, ठीक, ओके। तो मैं बताता हूँ इस फियर की खास बात है, वो क्या है? फियर हमेशा इमेजिनरी होता है, आपके दिमाग में होता है, वो होता नहीं है, आपके दिमाग में होता है। फियर और डेंजर का मतलब में डिफरेंस समझते हैं? फियर और डेंजर के बीच में डिफरेंस समझते हैं सब लोग? कोई बताएगा मुझे फियर और डेंजर के बीच में समझ में क्या 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 डिफरेंस है? अपन अपन कभी भी ऐसा नहीं बोलते स्टेज डेंजर। कोई बोलता है ऐसा कि मेरे को स्टेज डेंजर होता है? अपन क्या बोलते हैं हमेशा? मेरे को स्टेज फियर होता है। कोई कोई ऐसा बोलता है स्टेज मेरे को डेंजर होता है? डेंजर मतलब भी डर, फियर मतलब भी डर, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? फियर का, हाँ मेरे पास चैट आ रहा है, फियर का मतलब भी डर, डेंजर का मतलब भी डर। तो पर अपन कभी ऐसा क्यों नहीं बोलते स्टेज डेंजर होता है मेरे को? हाँ राजवाला जी। सर डर अपने मन में होता है और डेंजर रियल में खतरा होता है। हाँ, डर अपने, ये जो फियर है ये अपने मन में होता है, और जो डेंजर है वो वास्तव में होता है। तो इसका मतलब क्या है? पहला चीज तो ये कि अपने को, अपने आप को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने आप को ये समझाइए कि जो चीज है ही नहीं उससे क्यों डरना। मतलब ये तो इधर है ना, मन में है ना, आपने कल्पना कर रखी है और उस कल्पना की वजह से अपन डर रहे हैं, वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन अंधेरे से डरते हैं, डरते हैं, वो फियर है, फियर ऑफ बीइंग इन डार्क स्पेस। उसको अंधेरे से डर, जिसको डर होता है तो उसको, लेकिन उस क्या उस अंधेरे में कुछ डराने वाली चीज है क्या? नहीं, आप कुछ कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना की वजह से आपको डर लग रहा है। अंधेरे में अपने आप में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो डरा सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके सामने शेर आ जाए और मैं ये बोलूं डोंट फियर, कुछ नहीं होगा, तो वहां पे, क्योंकि वो डेंजरस सिचुएशन है, डर लगना चाहिए, है ना? बहुत ही खूबसूरत चैट आया है। बीवी से फियर और बीवी से फाइट का डेंजर, इन दोनों में डिफरेंस समझ दोनों में डिफरेंस समझना है। तो आपको क्या करना है? फियर और डेंजर के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर करके चलना है। क्या? कि आपको जो स्टेज फियर होता है, तो स्टेज पे वास्तव में कुछ भी डरावना नहीं हो सकता। क्या डरावना हो सकता है? ऐसी कोई चीज है क्या जिससे आपकी जिंदगी को खतरा हो? लेकिन ऐसा नहीं है, डेंजरस सिचुएशन में ऐसा होता है। तो डेंजरस सिचुएशन से डरना चाहिए, इंसान को बचना चाहिए, बचाव के सारे उपाय करने चाहिए। लेकिन फियर, पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि ये आपके दिमाग में है, एग्जिस्ट नहीं करता। जिस दिन आप अपने दिमाग से इसको हटाना स्टार्ट कर देंगे, आपको स्टेज फियर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला चीज ये समझ लीजिए कि ये इमेजिनरी है, आपने ही कल्पना कर रखी है। देयर आर पीपल जिनके लिए स्टेज फियर मौत से भी बड़ा डर है। वो बोलेंगे चाहे तो मार दो, पर स्टेज पे नहीं जाएंगे। इतना बड़ा डर भी होता है लोगों के लिए। तो ये छोटा डर तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? आपकी मर्जी है कि आप इसको कितना बड़ा बनाएंगे, आपकी मर्जी है कि वो टांगे कितनी वाइब्रेट करेंगे, आपकी मर्जी है कि पसीना कहाँ कहाँ से और कितनी तेज निकलेगा। ये सब क्योंकि अपन ही इमेजिन कर रहे हैं, तो आप, आपकी मर्जी, आप जितना बड़ा बनाना चाहे बना सकते हैं।
आपकी मर्जी है, जितना छोटा बनाना चाहे उतना छोटा भी बना सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ये आपको तय करना है कि आप इस फियर को कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। कुछ चीजें समझिए कि अब मैं जब बोल रहा हूं तब मेरे साथ साथ चलिएगा। आप में से जो लोग स्टेज पे गए हैं वो रिलेट कर पाएंगे। आपको पता है कि आज आपको कुछ तो बोलना है, मानो, और लगभग 500 लोग बैठे हैं और आप एकदम रिलैक्स दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आ रहा है उसके सामने स्माइल कर रहे हैं, हेलो हेलो, गुड, ठीक है, एकदम बढ़िया, हाँ, सब आपसे पूछ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रिलैक्स रहना, हाँ रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स, सब बढ़िया, हाँ आराम से अपनी बात करना, हाँ एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। घर वाले भी बोलते हैं आपको बढ़िया, अच्छा करना, एकदम, आप भी बोलते हो हाँ। चेहरे से देख के आपको ऐसा लगता है कि आदमी एकदम महात्मा बुद्ध का साक्षात अवतार है, एकदम बाहर से कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब ऐसी घड़ी आती है जब आपको पता चलता है कि अब 5 मिनट बाद आपका नाम आने वाला है, अनाउंस होने वाला है और आपको स्टेज पे जाना है। यहां से एक नई महाभारत शुरू हो जाती है। उससे पहले तक सब ठीक था, यहां से गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती है। क्या गड़बड़ होती है इसको गौर से समझिए, ताकि अगली बार जब ये गड़बड़ हो तो आप खुद को याद दिलाइएगा कि हाँ 5 मिनट पहले से ही खुद को तैयार रखिएगा कि 5 मिनट पहले से लोचा होना स्टार्ट होगा। तो अगर होना स्टार्ट हो जाए तो खुद को बस ये बताना है, हाँ जो मैंने सोचा था वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका नाम अनाउंस होने की तरफ आप बढ़ेंगे, अचानक से आपको याद आएगा कि यार मुझे जितनी देर बोलना है उतनी देर मैं वॉशरूम होल्ड नहीं कर पाऊंगा, मुझे सुसु जाना पड़ेगा, है ना। मेरे साथ जीवन में 6 या 7 बार ऐसा हुआ है कि मेरा नाम अनाउंस हो गया और मैं बाथरूम में था, 6 या 7 बार। सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कहाँ गया, है ना। तो मेरे नजदीकी लोगों को तो पता होता है कि बाथरूम गया होगा पक्का। हाँ। तो आप पहले क्या करते हैं, अब इस बात का ख्याल रखने के लिए आप पहले से ही वॉशरूम जाके आते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो है ऐसा लगेगा कि सुसु जाने की इच्छा हो रही है तो मैं पहले से ही जाके आ जाऊँ। आप हमेशा ये मेल लोग तो पर्टिकुलरली ये चेक करते हैं कि आपकी जिप बंद है कि नहीं, आपने आराम से देख लिया, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि नर्वसनेस के मारे अपन मतलब जो है जिप खुली होती है और स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, बंद है, आपने चेक कर लिया, हाथ लगा के देख लिया, हाँ सब ठीक है। अब आप एकदम रिलैक्स होके बैठे और आपका नाम अनाउंस होने वाला है। तो क्या होगा पता है आपका हाइपोथैलेमस जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसका नाम होता है ACTH। ये ACTH हार्मोन आपकी बॉडी में पता है क्या करता है, ये कोर्टिसोल के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है कई गुना। तो कोर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, ये वो हार्मोन है जो डर लगने के दौरान क्रिएट होता है, जो फियर वाली सिचुएशन में क्रिएट होता है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन का लेवल भी इंक्रीज होता है। ये दोनों हार्मोन से पता है क्या होता है, दोनों हार्मोन रिलीज होने से ये होता है आपकी गर्दन स्टिफ हो जाती है और आपकी अपर बैक की जो मसल्स है वो स्टिफ हो जाती है। स्टिफ होने का मतलब क्या है, आप एकदम बुत बन के रहेंगे, ना तो आप इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, क्योंकि गर्दन तो टाइट हो गई, अपर बैक की मसल टाइट हो गई। अब आप मूव नहीं कर सकते, अब आप एकदम ऐसे टाइट होके बैठे। आपको ऐसा, आप अगली बार अगर महसूस कर सके तो इसको महसूस करके देखिएगा, आपको अपनी गर्दन को मूव करना इजी नहीं लगेगा। एक और चीज होती है, और वो पता है क्या होता है, आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो बहुत पुराने वक्त से चला रहा है। इंसानों में उसकी साइज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, पर अभी भी कंसिडरेबल साइज है। जानवरों में उस दिमाग की साइज, उस पर्टिकुलर दिमाग की साइज बड़ी होती है, जिसको बोलते हैं एमिगडाला। तो अब जानवरों में बड़ी होती है क्योंकि जानवरों के इस एमिगडाला का एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है कि ये काम करता है फ्लाइट और फाइट का, कि या तो आपको ये बोलेगा भागो या ये बोलेगा लड़ो। कोई भी डेंजरस सिचुएशन आती है उसमें ये दो कामों में आपकी हेल्प करता है, आपकी जान बचाने में मदद करता है। जानवरों में ये बहुत बड़ा होता है, अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि जानवरों को पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी होती ना, वो कौन सा स्टेज पे जाके भाषण देना होता है उनको जंगल में, इंसानों को देना होता है। अपनी प्रॉब्लम है कि जैसे ही ये एक्टिव होता है तो एक्टिव होते ही पता है क्या होता है, दो रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, फाइट और फ्लाइट। तो आपका दिमाग बोलेगा इतने लोगों से आप लड़ तो सकते नहीं, तो बेटर क्या है, भागो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ठीक एक रात पहले बीमार पड़े होंगे क्योंकि अगले दिन उनको बोलना है। पता है क्या है, ये आपके एमिगडाला का फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि भागो यहाँ से। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको स्कूल में बोलना होगा, कॉलेज में बोलना होगा, और आपने कुछ तो अर्जेंट बहाना बनाया और बना के वो गायब हो गए कि मेरे घर पे फला की तबीयत खराब हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या है, आपका एमिगडाला बोल रहा है बेटा तेरे से नहीं होगा ये, भाग यहाँ से, है ना। तो अगली बार अगर आपका ऐसा मन करे, जैसे एग्जाम्पल आपसे कहा जाए
कि आपको इस दिन स्टेज पे बोलना है, तो आप पहला काम क्या करेंगे, जब अपन बड़े हो जाते हैं तब अपन एलिगेंट तरीके से कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं स्टेज पे ना जाने का। तो वो आपका मन कहेगा, तो जब अगली बार वो मन कहे तो अपने आप को समझाना, एमिगडाला मेरे को पता है तू मेरे को भागने की कह रहा है, चिंता मत कर, ये स्टेज फियर है, डेंजर नहीं है। एमिगडाला का काम क्या है, आपको सुरक्षित रखना। तो दूसरी तरफ एमिगडाला को क्या लगता है, जैसे ही आप स्टेज पे जाओगे तो स्टेज पे जाते ही तो कुछ डेंजरस सिचुएशन है, पर डेंजरस है नहीं, फियरफुल सिचुएशन है, तो उसको समझा के रखो। इस एमिगडाला की एक बेवकूफी समझिए, ये फियर और डेंजर में डिफरेंस नहीं कर पाता, दोनों ही केस में सेम रिएक्शन देता है। डेंजरस वाली सिचुएशन में भी बोलेगा भागो, और फियर वाली सिचुएशन में भी बोलेगा भागो, लेकिन फियर में भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो दिमाग में है आपके, क्यों भागना है। तो होगा क्या, अब आप स्टेज पे जाने वाले हैं, आपकी गर्दन स्टिफ है, आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते, और आपका हार्ट बीट तेज होती जा रही है, आपका बीपी इंक्रीज होता जा रहा है। इसी दौरान आपका नाम अनाउंस हुआ और आप एकदम रोबोट की तरह टक 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 चलते गए, आपको ढंग से याद भी नहीं रहता है कि कुर्सी से उठ के स्टेज पे कैसे पहुंचे। कई सारे लोग बीच में लड़खड़ाते हैं, उसके पीछे भी फिजियोलॉजिकल रीजन है, क्योंकि आपकी मसल स्टिफ हो जाती है, तो जो स्टेयर्स अपन चढ़ते हैं वो ठीक से नहीं चढ़ पाते, और कई बार अपन उनमें बीच में ऐसा हो जाता है कि ऐसा गिरते गिरते बचते हैं। अब आप स्टेज पे पहुंचे, और स्टेज पे पहुंचने के दौरान पता है क्या होगा, कि आपका पूरा जो बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम ब्लड सप्लाई करने में लगा हुआ है आपके वाइटल ऑर्गन की तरफ। तो डाइजेशन की प्रोसेस एकदम रुक जाती है। जब डाइजेशन की प्रोसेस एकदम रुक जाती है, उससे एक प्रॉब्लम होती है, पता है क्या है, आपका गला सूखने लगता है। इवन तो आपने 2 मिनट पहले ही पानी पिया है, तो भी आप ऐसे ऐसे करते हैं स्टेज पे जाके, क्यों, मतलब अपन थूक गटक रहे होते हैं, जबकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जस्ट पानी पिया है। पर आपको फील क्या होगा कि भगवान करे मेरे पास में पानी हो तो मैं एक बूंद पी लूं। कई बार आवाज नहीं निकलती ना, तो आवाज इसलिए नहीं निकलती क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो बॉडी का सिस्टम है, वो पूरी ताकत लगाए बैठा है बॉडी के वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने में। पता है क्यों, क्योंकि एमिगडाला ऐसा करने के लिए बोल रहा है। पता है एमिगडाला ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस को क्यों रोक रहा है, आपको सुसु जाने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि इनकेस भागना पड़े तो आपकी बॉडी का वेट मिनिमम होना चाहिए। अगर आप सुसु गए हुए होंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी का वेट मिनिमम होगा और आप तेज भाग पाएंगे। सोचो कितना कमाल का काम कर रहा है एमिगडाला, आपको पूरी तरीके से तैयार कर रहा है कि भागना पड़े तो सबसे फास्ट भागो। कैसे, जब शेर के आने पे भागना पड़ता है, तब सबसे फास्ट, जो सबसे फास्ट भागेगा वही बचेगा। तो उसी तरीके से, ठीक आपके इसी तरीके से आपका एमिगडाला तैयार करता है। जब आप स्टेज पे पहुंचे, अब यहाँ से एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो फैल जाती है। इससे एक प्रॉब्लम होती है, जो कुछ भी आप नोट्स लिख के लाए हो, क्योंकि जैसे आंखों की पुतलियां फैल गई, अब आपको करीब का क्लियर नहीं दिखता, तो जो भी पास का है आप ऐसे ऐसे करते रहते हो, यार ये क्या लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ तो है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे वो। और एक और प्रॉब्लम हो जाएगी, जो भी दूर का है वो एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, उनमें से हर एक व्यक्ति आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है और आपको तरह तरह के विचार आ रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में एक साथ चलती है। एक और प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट में, अब आपको बस अपना बोलना स्टार्ट ही करना है। तो क्योंकि वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ज्यादा हो रहा है, ब्रेन में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई हो रहा है उस वक्त, तो आपका दिमाग जितना काम करना चाहिए उससे तेज काम करना स्टार्ट कर देगा। ये प्रॉब्लम का पहला हिस्सा। प्रॉब्लम का दूसरा हिस्सा, क्योंकि आपका डाइजेशन प्रोसेस रुक गया तो आपके वोकल कॉर्ड श्रिंक हो जाते हैं, तो श्रिंक हो जाते हैं तो शब्द बाहर निकलने में दिक्कत होती है। तो अब 2 प्रॉब्लम हो गई, विचार जल्दी जल्दी आ रहे हैं लेकिन जहां से बोलना है वो ढंग से खुल नहीं रहा है। तो क्या होगा, अब आप मम्बलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो शब्द तो उस स्पीड से निकल नहीं रहे जिस स्पीड से आप सोच रहे हैं। आप सोच बहुत तेज स्पीड से रहे, उस स्पीड से बोल नहीं पा रहे हैं, तो सारा रायता फैल जाता है और आप जो बोलने आए वो नहीं बोला जाता। मैंने आपको आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछा, मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊं। मेरे नाम पे विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए दुनिया के सबसे छोटे स्पीच का। तो मैं 7th क्लास में जब पहली बार स्टेज पे गया था, बहुत रट के गया मैं, भयंकर, और मेरी याददाश्त अच्छी है, भूलता नहीं। तो मेरे को एक एक लाइन याद थी, एक एक लाइन, और कई दिन पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था कि एकदम जोरदार करके दिखाऊंगा। स्टेज पे गया तो साला पहली बार एहसास हुआ, स्कूल में इतने बच्चे, चारों तरफ बच्चे बच्चे आप जब सामने खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, इतने सारे लोग हैं। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला गया। गुरुजी बगल में खड़े थे, जो टीचर, मुझे मेघराज जी नाम है उनका, जिन्होंने तैयार किया था, वो बगल में खड़े थे। उन्होंने कहा अजय शुरू कर। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरी गर्दन हिल क्यों नहीं रही थी, मैं सामने ही देख रहा हूँ, मेरी गर्दन ही उनकी तरफ नहीं जा रही। उन्होंने फिर से इशारा किया कि हाथ लगा के मेरे बगल से, अजय शुरू कर।
अब अजय से तो शुरू हो ही नहीं। तो बोला, मैंने कहा गुरु, सामने देखते देखते धीरे से बोला, गुरु जी याद नहीं आ रहा कुछ। तो उन्होंने कहा जो याद आ रहा है वो बोल। मैं फिर सोचा यार इतना सारा था, कुछ तो याद आना चाहिए, कुछ ही याद नहीं आ रहा, क्योंकि पहला सेंटेंस भूल गया मैं। अब पहले सेंटेंस के बोलने की वजह से सारा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने फिर बोला जो कुछ याद आ रहा है वो बोल। ऐसे करते अब इतनी देर में सारे लोग हंसने लगे, सामने जो भी बैठे थे वो सब हंसने लगे। फाइनली पता है मुझे चेहरे पे स्माइल आई कि हाँ कुछ तो याद आया। पता है मैंने क्या बोला? जय हिंद। वो लास्ट में मुझे मेरे स्पीच का लास्ट जो शब्द था वो जय हिंद था। वो जय हिंद बोल के नीचे आया। आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ जय हिंद बोल के नीचे आया। पूरा स्कूल हंसा मेरे पे, पूरा स्कूल हंसा कि मतलब आज तक ऐसा स्पीच नहीं सुना होगा। और मुझे, मैं इमोशनल बच्चा था, अभी भी इमोशनली हूँ, तो मुझे नीचे जाके आंसू आ गए। और गुरुजी ने मुझसे जितने भी बच्चे सुन रहे हैं वो गौर से सुनिएगा। तो मुझे बेगराज जी आके बोले, जब प्रोग्राम पूरा हो गया, हमारे स्कूल में उन दिनों मखाने बांटते थे, जो मीठे वाले मखाने होते हैं ना सरकारी स्कूल में, वो बांटते थे। तो बेगराज जी मुझे आके बोले अच्छा बोला था। तो मैं तो भरा पड़ा था, मेरे को तो वैसे ही रोना था, तो मेरे को आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सच में अच्छा बोला, जितने भी लोगों ने जय हिंद बोला उसमें से सबसे अच्छा जय हिंद। वो जय हिंद मैंने ठीक बोला था मेरे से बड़े, वो मैं पूरी ताकत लगाई बोला, क्योंकि एक ही चीज याद आई, बोले जितने भी लोगों ने जय हिंद बोला सबसे अच्छे तरीके से तूने बोला। तो मैंने कहा लेकिन सब लोग हंस रहे हैं, क्योंकि मेरे क्लास के सब बच्चे हंस रहे थे, पूरा स्कूल हंस रहा था कि ये क्या बोला इसने। तो उन्होंने कहा कि अब तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि क्योंकि सारे बच्चे हंस रहे हैं तो आगे से जिंदगी में कभी स्टेज पे मत जा। और दूसरा ऑप्शन ये कि इतना काम कर अपने आप पे, और अगली बार जब मौका मिले तब फिर जा, फिर जब मौका मिले तब फिर जा, फिर जब मौका मिले तब फिर जा, और एक दिन अपने आप को इस काबिल बना कि जो है ये लोग तेरे लिए क्लैपिंग करें हंसने की बजाय। मुझे वो लाइन अच्छी लगी, मुझे ऐसा लगा हाँ यार ये बात तो ठीक है। पता है यहाँ पे भी एक साइंस है जो अपने को समझनी है। अपन सब सोशल लोग हैं, और अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगेन इमेजिनरी है। और वो पता है क्या है? इमेजिनरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वास्तविक है नहीं। अपन सबको बचपन से इस बात के लिए डराया जाता है कि अगर ऐसा किया तो तेरी इज्जत का क्या होगा, ऐसा किया तो तेरी इतनी बड़ी इज्जत है नहीं अपनी कोई, ऐसा अपन कोई मतलब कोई बड़ा तीर मारा नहीं है। पर अपने दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में ये घुसाया जाता है कि तेरी इज्जत का क्या होगा, लोग तेरी मजाक बनाएंगे। और क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आपकी रेपुटेशन खतरे में होती है, होती है कि नहीं? कि जो कुछ आप बोलने आए अगर आपने नहीं बोला तो दुनिया मजाक बनाएगी क्या? सबसे ज्यादा मजाक पता है कौन बनाएंगे? आपके जो अपने करीबी हैं, पर्टिकुलरली जो दोस्त है, वो तो आपके इतने मजे लेंगे जिंदगी में कि आप हैरान रह जाएंगे। एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, एक भी मौका। मेरे एक दोस्त है जो अभी सुन रहे हैं यहाँ पे, अभी एक हो सकता है वो आने वाले दिनों में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। वो बेचारे हमारे गांव आए थे, उनको पुष्पांजलि देनी थी, उसकी जगह श्रद्धांजलि दे दी। उनको समझ भी नहीं है वो माला लेके आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। कि अभी मैं आप सभी के लोगों की जोरदार तालियों के साथ में पुष्पांजलि देने के लिए श्रीमान को आवे जो है स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ। तो जो है वो पुष्पांजलि की जगह श्रद्धांजलि दे दी बेचारे को। वो बोला अभी तो मैं जिंदा हूँ, श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हो? तो ऐसा होता है ना। मैंने कई बार जो है मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल गया था। बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया, पर मेरे जो टीचर थे उन्होंने नोटिस किया, नीचे आके बोले कि तेरे हिसाब से कैसा बोला तू? ठीक ठाक ही बोला शायद। कि तेरे को पता है तूने स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस बोल दिया। आप में से जिनको नहीं पता उनको बता दो कि 15 अगस्त को 26 जनवरी बना दिया, नहीं करना था, पर पता हो गया। तो आपको इस सिचुएशन के लिए बहुत डराया जाता है कि हाँ, क्योंकि अपन जो है आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मतलब अपन जब स्टेज पे जाने से डर किस बात का लगता है कि यार मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो पहले तो इसको डिकोड करते हैं कि कितनी इज्जत है अपनी। अपने अपने मन में ये ऐसा लगता है, अपने को डर क्यों लगता है इस बात के लिए कि क्योंकि मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और अपने को ये ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं अपन अपने आप पे कि यार मेरे को बहुत अच्छा बोलना है, मस्त बोलना है, मेरे को मस्त बोलना है, मेरे को मस्त बोलना है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से वो लोग हैंड रेज करिए। अभी एक जोरदार एक तरीका है मेरे पास में, और वो सब पे अप्लाई होगा, ये पक्की बात है। आप में से कितने लोग कमाल का स्पीकर बनना चाहते हैं कि यार मैं कमाल का स्पीकर बनना चाहता हूँ? वाह,
बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा ये देख के कि सब लोगों को ये पसंद है कि वो पब्लिक स्पीकिंग कर सके, स्टेज से बोल सके। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग ये कह रहे हैं कि वो कमाल का स्पीकर बनना चाहते हैं। अभी हैंड रेज मत करिए, तो अभी सुनिए कि कमाल का स्पीकर कैसे बनना है। तो आप इसमें से कमाल हटा दीजिए और स्पीकर बनिए, तो आप कमाल का स्पीकर बन पाएंगे। जब जब भी कमाल का स्पीकर बनने की कोशिश करेंगे तब तब रायता फैलाएंगे, ये तय है। जब जब भी आप लोगों को इंप्रेस करने जाएंगे, जब जब भी आप ये सोचेंगे आज तो मैं छा जाऊंगा, उस दिन कुछ तो ऐसा छाएंगे आप कि पूरा सब लोग आप ही को याद रखेंगे कि इसने देखो क्या गड़बड़ी की। तो छाने मत जाइए, अपनी बात कहने जाइए। अपने आप के लिए एक स्टैंडर्ड रखिए, और वो स्टैंडर्ड क्या है? भाड़ में जाए, लोगों को पसंद आए कि नहीं पसंद आए, मैं जो कहने आया हूं वो कहने की कोशिश करूंगा। अगर जो मैंने कहने आया हूं वो कह दिया तो ठीक है, अगर मैं नहीं कह पाया तो अगली बार और तैयारी करके आऊं। लेकिन कभी किसी को इंप्रेस करने के लिए मत बोलिए, कभी किसी के जैसा बनने के लिए मत बोलिए, कभी छा जाने के लिए मत बोलिए, क्योंकि इस रास्ते पे संकट ही संकट है। अगर आप किसी को इंप्रेस करने के लिए बोलेंगे ना, तो पता है क्या होगा? हो सकता है आप ठीक ठाक करके भी आए, पर सामने वाला मूड में नहीं हो, सामने वाला बीवी से झगड़ के आया हो, और आपने नीचे आके बोला कैसा बोला, वो बोला क्या बोला, कुछ नहीं, ये बकवास है, ये क्या बोला तुमने। लो साहब, आप बैठ के डिप्रेशन में जाएंगे, यार मैंने इतना बुरा बोला क्या। कभी किसी को इंप्रेस करने के लिए मत बोलिए। हर बार स्टेज पे जाते वक्त ये ध्यान रखिए, आप कुछ बात है जो कहने जा रहे हैं, कुछ है ना आपके पास, तभी तो स्टेज पे जा रहे हैं। वो बात कहने जाइए, उस बात से इंप्रेस करने मत जाइए, उस बात को अच्छे से कहने जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के जाए कि आज मैं ऐसा बोल के आऊंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी, नहीं, ये प्रेशर मत लीजिए। इसमें एक संकट है, और वो संकट क्या है समझिए। पहले तो आप बहुत नर्वसनेस होती है स्टेज पे जाते जाते, फिर कई साल बाद में वो नर्वसनेस कम होती है और आप अच्छा बोलना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में आप और अच्छा बोलना स्टार्ट होते हैं, पर उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या? अब आपसे हमेशा ये उम्मीद होती है कि जब भी आप स्टेज पे जाओगे आप कमाल का बोलोगे, और इस प्रेशर में आप गलतियां करना स्टार्ट करते हैं। ये प्रेशर लीजिए ही मत। ये प्रेशर मत लीजिए कि आज मैं कमाल का बोल के आऊंगा, नहीं, आज मैं बोल के आऊंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैं कह पाऊं। अगर आप इस एटीट्यूड से जाएंगे तो पता है क्या होगा, आप अपनी बात ठीक से कह पाएंगे। आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको गौरव के बोलने का तरीका अच्छा लगता है कि यार मस्त बोलता है गौरव, अपनी बात कहने का अंदाज अच्छा है? एक बार हैंड रेज करेंगे। वाह, इतनी स्पीड से हैंड रेज हो रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब रुकिए एक बार, अब आपको एक बात बताता हूँ। गौरव के बोलने का अंदाज अच्छा लगता है ना? गौरव से जाके पूछो, वो 3 बार सुसु करके काम चलाते हैं पहले, यहाँ यहाँ बोलने से पहले। आप यहाँ फैन फैन खेल रहे हो, हम गौरव के फैन हैं, हम गौरव के फैन हैं। वो बेचारा इस बात में घबराया रहता है कि मैं कैसे न कैसे करके अपनी बात कह दूं। सच में आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ये, लेकिन और अगर किसी को थोड़ा बहुत मेरे बोलने का तरीका पसंद है, तो अगर आप मेरे को अभी छुट्टी दे दे तो मैं सुसु जाके आना चाहता हूँ पहले। ऐसी सिचुएशन है। यहाँ फैन फैन खेलना बंद करिए। आपको ऐसा लगता होगा यार ये बंदा कमाल का बोलता है, लेकिन हर बंदे के अंदर ये चल रहा होता है कि कैसे न कैसे करके मैं अपनी बात कह दूं, बस इतना ही। मैं जो कहने आया हूँ, जैसे आज ये टॉपिक लेना था ना, मैं नर्वस स्टेज फियर के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं खुद इस फियर से गुजर रहा था जब मैं आपसे बात करने आया कि यार क्या मैं आज के टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाऊंगा। बस ये क्वेश्चन था दिमाग में। ये बिल्कुल नहीं था कि क्या मैं लोगों को इम्प्रेस कर पाऊंगा, नहीं। ये तो तय है कि जब जब आप इम्प्रेस करने जाएंगे तब तब नहीं होगा। ये तो तय है, जब जब आप अपनी बात ठीक से कहने जाएंगे। कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही थी कि अगर आज कुछ बच्चे सुन रहे होंगे जिनको स्टेज फियर है, जिनको अभी अभी स्टेज पे जाना पसंद नहीं है, या कुछ पेरेंट्स सुन रहे होंगे जो कि घबराए हुए हैं, और अगर आज के टॉपिक के बाद में वो स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा टॉपिक लेना सक्सेसफुल रहा। बस ये, एक व्यक्ति जो अभी अभी बहुत घबराता है, पिछले 5 साल में 2 बार ही स्टेज पे गया है, अगर अब वो हर 6 महीने में 1 बार भी स्टेज पे जाना शुरू हो गया, तो आज का टॉपिक लेना सक्सेसफुल। बस ये बात कहने आया था मैं। अब वो अगर ठीक से कह दी तो मुझे संतुष्टि रहेगी, नहीं कह पाया तो मैं वापस जाके सोचूंगा कि अच्छा अगली बार मुझे क्या ध्यान रखना है जिसकी वजह से मैं थोड़ा और ठीक कह पाऊं इस बात को। बस इतना ही। किसी से बेटर बनने की कोशिश मत करिएगा, स्टेज पे गड़बड़ियां होंगी,
अगर आप किसी से बेटर बनने के लिए जाएंगे, जब भी आप ये सोचेंगे आज इतने लोग बोल रहे हैं इनमें से मैं बेस्ट बोलूंगा, नहीं, कभी नहीं। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है ना, इसको आर्ट बोलते हैं, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जितने भी टीचिंग प्रोफेशन से हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने बच्चों को दिन रात इस चीज के लिए मोटिवेट करिए कि वो स्टेज पे बोले। ऐसा कुछ माहौल बनाइए जहाँ जो क्लास का सबसे घबराया हुआ बच्चा है उसको भी कुछ ना कुछ करके तो स्टेज पे आ सके। अभी विपिन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जब वो स्टेज पे गए तो उनसे कुछ बोला नहीं गया। जब बोला नहीं गया तो किसी बंदे ने इनको कहा अच्छा कितने बजे उठे, इन्होंने बताया इतने बजे, फिर क्या किया, इन्होंने बताया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, तो क्या हुआ, इनको स्टेज पे बुलवाने की कोशिश की। पता है क्या हुआ इससे? इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा कि ये थोड़ी देर स्टेज पे वक्त गुजारा तो इनके एमिगडाला को ये मैसेज पहुंचा वापस बैठने के बाद कि यार जान तो नहीं गई, जिंदा तो हूं अभी भी, मरा तो नहीं। लेकिन एमिगडाला कैसे रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे जान चली जाएगी। जब आप बार बार स्टेज पे जाते हैं तो पता क्या होता है, आप हैबिट फॉर्मेशन करते हैं। और हैबिट एक बहुत अच्छी बात है ऊपर वाले की कि दिमाग के एक दूसरे हिस्से से ऑपरेट होती है, एमिगडाला से ऑपरेट नहीं होती है। हैबिट ऑपरेट होती है बेसल गैंग्लिया से। तो क्या होगा, जब आप 15-20 बार स्टेज पे चले जाएंगे तो आपका एमिगडाला एक्टिव होने की सोचेगा, इतने में बेसल गैंग्लिया उसको मैसेज देगा घबराने की कोई बात नहीं है, स्टेज पे कुछ भी चिंताजनक नहीं है, तू रेस्ट कर, मैं संभाल लूंगा। ये कौन मैसेज देगा? ये दिमाग का बेसल गैंग्लिया जो हिस्सा है वो मैसेज देगा और एमिगडाला शांत रहेगा। इसका मतलब क्या है, आप कंपैरेटिवली कम लाल पड़ोगे, आप कंपैरेटिवली कम जो है स्वेटिंग करोगे, आपका हार्ट बीट कंपैरेटिवली कम इंक्रीज होगा, आपकी गर्दन और आपके शोल्डर जो है वो कम स्टिफ होंगे, आपका जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन कम इंक्रीज होगा, आपका गला कम सूखेगा और आप जो कहने आए हैं वो कह पाएंगे। पर कब होगा ये? जब आप स्टेज पे जाने की हैबिट फॉर्म कर लेंगे, जब आपका एमिगडाला की बजाय बेसल गैंग्लिया जब एक्टिव हो जाएगा स्टेज पे जाने के दौरान, तब आप ऐसा कर पाएंगे। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पे जाने की जो है हैबिट को डेवलप करिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसपे आप ख्याल रख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि आप स्टेज फियर, जो अभी आज का टॉपिक था, स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करें। तो आप ओवरकम करिए ही मत, कर भी नहीं पाएंगे, कभी कोई ओवरकम नहीं कर पाएगा। क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट यूज्ड टू इट, आप इसके हैबिचुअल हो सकते हैं। स्टेज फियर, आपको ऐसा लगता है स्टेज फियर जो है वो कम हो जाएगा, वो ठीक ठाक से उतना सही रहेगा, आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी उसको हैंडल करने की वो बेटर हो जाएगी, तो आप कंपेरेटिवली कम घबराएं। तो आप कभी भी स्टेज फियर को खत्म करने की कोशिश मत करिए। कुछ लोग बोलते हैं ना मैं स्टेज फियर को खत्म कर चुका हूं, नहीं, वो शायद बेटर हैबिचुएटेड हो चुके हैं उस चीज के लिए। तो कभी भी खत्म करने की कोशिश मत करिए, गेट यूज्ड टू इट, आदत डालिए अपने आप को इस चीज के लिए, पहला बात। दूसरा चीज, जितना ज्यादा हो सकता है उतना रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए। रियल सिचुएशन में कैसे, अगर आपको स्टेज पे बोलना है 500 लोगों के सामने, पहली रात 2-3 रात से शुरू कर दीजिए परिवार के 2-3 लोगों के सामने बात करने की उसी चीज को, या फिर मिरर के सामने बात करने की, वो भी बेटर है, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तीसरी चीज वो ये है कि आप जो है स्टेज फियर को एडॉप्ट करना सीख लीजिए, जो मैंने बोला कि आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट करिए। और चौथी चीज, अपने बेसल गैंग्लिया को एक्टिव करिए। मतलब जो नॉर्मल जो चीज कर रहे हैं, जो आप जहां से अपन एमिगडाला को एक्टिव कर रहे हैं, बजाय उसके अगर आपने हैबिट वाले पार्ट में चले गए, अगर आपने दिमाग को क्लियर मैसेज दे दिया कि जब कभी भी स्टेज पे बोलने का मौका आ जाएगा मेरा तो हाथ खड़ा होगा, तो होगा क्या पता है, एक बच्चा अगर 5वीं 7वीं क्लास में बोलना स्टार्ट करता है, जैसे अभी सानवी ने कहा कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, पता है क्या होगा, 10th क्लास तक आते आते वो सारी चीजें एकदम शांत हो जाएगी और वो एक बहुत कमाल की स्पीकर बन के निकलेगी। आप सब लोगों को, अपने बच्चों को ये सिखाना है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाने की कोशिश करनी है। और वो कोशिश पता है कैसे करनी है, बच्चों को प्लीज ये मत फोर्स करिए कि आप स्टेज पे जाइए, आप स्टेज पे जाइए, आप स्टेज पे जाइए। वो कोशिश करनी है जब भी आपको मौका मिले आप स्टेज पे जाके दिखाइए और फिर अपने बच्चों से खड़ा के अपना अनुभव शेयर करिए कि बेटा मेरी भी हालत खराब थी और तेरी भी हालत खराब है, लेकिन मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा मैं स्टेज पे जाऊंगा और तू भी प्रॉमिस करके जब भी मौका मिलेगा तब स्टेज पे जाएगा। ये दोनों की जर्नी साथ साथ चलेगी। तो आप उनको बैठे बैठे ये मत कहिए देख मेरी तो उम्र निकल गई, मैं तो मेरे जीवन में ठीक कर रहा हूँ और अब से तेरे को स्टेज पे बोलना स्टार्ट करना है। प्लीज इस तरीके से मत जाइएगा, क्योंकि ये तो आप बच्चों को नेगेटिव
कर रहे होंगे उस प्रोसेस में। अगर आप अच्छे तरीके से जाएंगे तो मुमकिन है कि एक दिन आप अपनी बात बहुत प्यार से कह पाएंगे, स्माइल के साथ में कह पाएंगे, और जो है हो सकता है एक दिन कोई खड़ा होकर ये बोले कि मैं आपकी बात करने के तरीके का फैन हूँ, और आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा के बोलेंगे थैंक गॉड मैं जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो आई होप कि आप इस पब्लिक स्पीकिंग को सीरियसली लेंगे। और एक चीज का दुख है मुझे, वो ये कि इस स्टेज फियर के आगे एक बहुत खूबसूरत सी दुनिया है। अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया के 95% लोग उस दुनिया को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। बहुत खूबसूरत सी दुनिया है इस डरने डराने के आगे, ये घबराने के आगे, ये हाई बीपी के आगे। तो ये जो 5%, ये जो रास्ता है ना, ये खूबसूरती की तरफ, पहले उसके लिए 5% वाला हार्ड वाला पार्ट क्रॉस करना पड़ेगा। बार बार क्रॉस करिए, जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो ये 95% जो खूबसूरत हिस्सा है, जहां आपके सामने कभी हो सकता है, मुमकिन है हजारों लोग बैठे हों और आप अपनी बात जो है वो ठीक से कह पाए, और हो सकता है किसी को अपने विचारों से, किसी को अपने बात करने के अंदाज से उनके जीवन में परिवर्तन ला पाए। ये बहुत बड़ी पावर है इंसान को जो ऊपर वाले ने दी है, लेकिन उसके लिए ये पहले 5% वाला पार्ट जो है वो क्रॉस करिए। छोटा सा ही है, 1-2 साल लगेगा, 12 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, हो सकता है किसी को उससे भी कम वक्त लगे, लेकिन उसके आगे एक बहुत खूबसूरत दुनिया है। प्लीज उस तक पहुंचिए, अपने बच्चों को भी वहां तक पहुंचाइए।